नमस्कार, सुप्रभात, प्रिय विद्यार्थियों। हम लोग हिंदी गद्य साहित्य की विधाओं का अध्ययन करते हुए जीवनी विधा पे आए हैं और यहाँ पर हम लोग जीवनी विधा के विषय में पढ़ेंगे। जीवनी को जीवन चरित्र भी कहते हैं, यानी पूरे जीवन भर के चरित्र को इसमें लिखा जाता है। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के संपूर्ण जीवन की घटनाओं का क्रमबद्ध, विस्तृत और शोधपूर्ण वर्णन करने वाला ग्रंथ जीवनी कहलाता है। यानी बेटा जीवनी के लिए जो चीजें आवश्यक है, पहली चीज यह है कि किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की जीवनी हो। निसंदेह बेटा अगर कोई व्यक्ति किसी के विषय में लिखेगा तो महत्वपूर्ण व्यक्ति का ही चयन करेगा। और दूसरी चीज कि जीवन की संपूर्ण घटनाओं का क्रमबद्ध वर्णन हो, जन्म से लेकर के मृत्यु तक की सारी घटनाओं का वर्णन किस प्रकार से हो, क्रमबद्ध तरीके से हो, विस्तृत हो। जैसे आप लोग भी लिखते हैं जीवनी एक पन्ने की परीक्षा में पास होने के लिए, उस तरीके की नहीं, विस्तृत काफी बड़ी हो, ठीक। और शोधपूर्ण, ऐसा नहीं कि कहीं सुनी बातों को जो मन में आया सो लिख दिया, बल्कि शोधपूर्ण जीवनियां होती हैं, यानी रिसर्च की जाती है, उस व्यक्ति के विषय में गहराई से अध्ययन किया जाता है और उसके बाद फिर जाकर के उसके विषय में ग्रंथ लिखा जाता है, वही जीवनी कहलाता है। हिंदी जीवनी की शुरुआत मध्यकाल से मानी जाती है। कह रहे बेटा हिंदी जीवनी लेखन की शुरुआत मध्यकाल में ही हो जाती है। नाभादास कृत भक्तमाल, गोकुलदास कृत 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता को हिंदी की प्रारंभिक जीवनी मान सकते हैं। कह रहे बेटा कि नाभादास कृत भक्तमाल, बेटा ये बड़ा ही सुंदर ग्रंथ है और किसी व्यक्ति के विषय में उसके पूरे जीवन और उसके पूरे चरित्र को कम से कम शब्दों में कैसे समझा सकते हैं, इसका बेटा सबसे सुंदर उदाहरण है भक्तमाल, नाभादास जी द्वारा कृत है। इसके अलावा गोकुलदास कृत 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता, ये सारे जो ग्रंथ हैं इनको हिंदी की हम लोग प्रारंभिक जीवनी मान सकते हैं। हालांकि बेटा ये ज्यादातर बातें क्या है, सुनी सुनाई बातें हैं, यानी अगर हम जो परिभाषा दिए हैं उसमें अगर हम शोधपूर्ण शब्द को यहाँ पर जोड़ते हैं तो ये आधुनिक परिवेश में जो जीवनी की परिभाषा है उससे मैच नहीं कर पाते हैं, उससे इनका संतुलन बिगड़ जाता है। आगे देखते हैं, आधुनिक काल की पहली जीवनी गोपाल शर्मा शास्त्री कृत दयानंद दिग्विजय को माना जाता है। बेटा आधुनिक काल में हिंदी की जो पहली जीवनी मानी जाती है उसके लेखक हैं गोपाल शर्मा शास्त्री जी, और इसका जो विषय है, जिनकी जीवनी है, वो दयानंद सरस्वती जो आर्य समाज के संस्थापक थे, हिंदू धर्म के पुनरुद्धारक थे, ऐसे दयानंद जी के विषय में उन्होंने के जीवन पर लिखा और उसका नाम था दयानंद दिग्विजय। इसके अतिरिक्त कार्तिक प्रसाद खत्री, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राधा कृष्ण दास हिंदी के आरंभिक जीवनी लेखक हैं। बेटा आरंभिक हिंदी के ये आधुनिक लेखक लोग हैं। हिंदी की जो अन्य महत्वपूर्ण जीवनियां हैं उनके विषय में बेटा हम लोग आगे पढ़ेंगे। यहां पर बेटा हम लोग तीन चीजें देखते हैं, जीवनी का शीर्षक यानी उस जीवनी का क्या नाम है, विषय यानी बेटा किसकी जीवनी है, और तीसरा लेखक। तब भ्रम होता है कई बार जब प्रश्न पूछा जाता है कि आवारा मसीहा का उदाहरण ले लेते हैं कि आवारा मसीहा किसकी जीवनी है। प्रायः विद्यार्थी याद किए रहते हैं कि आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की रचना है और वो उत्तर देते हैं कि विष्णु प्रभाकर। लेकिन बेटा ये जीवनी वास्तव में किसकी है, शरद चंद्र जी की है और इसके लेखक है विष्णु प्रभाकर। यानी बेटा जीवनी से दो प्रश्न बन सकते हैं, एक कि इस जीवनी के लेखक कौन है और यह जीवनी किसकी है। अब हम लोग आगे चलते हैं तो बेटा पहली जो जीवनी है भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन। बेटा नाम से ही स्पष्ट है कि विषय भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं और इसके लेखक हैं राधा कृष्ण दास जी। बेटा राधा कृष्ण दास जी भारतेंदु जी के फुफेरे भाई थे, बड़े आत्मीय थे, उनसे जुड़ाव था। इसी क्रम में बेटा आगे चलते हैं, प्रताप नारायण मिश्र, नाम से ही स्पष्ट है इसका भी विषय
प्रताप नारायण मिश्र जी की जीवनी है और लेखक है बाल मुकुंद गुप्त जी। आगे बढ़ते हैं बेटा, राधा कृष्ण दास। ये जो भारतेंदु जी के जीवनी के लेखक थे राधा कृष्ण दास जी, उनकी भी जीवनी लिखी गई है बेटा। विषय राधा कृष्ण दास जी हैं और लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। बेटा यही आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखी गई बड़ी सुंदर जीवनी है। और बेटा इसका यहाँ पर जिक्र थोड़ा सा जोड़ दूं घटनाओं को, कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल बनाने वाली जो घटना थी, निसंदेह बेटा प्रतिभा बहुत थी, लेकिन प्रतिभा को कभी कभी मंच नहीं मिलते हैं। मंच कैसे मिला? कहते हैं कि आचार्य शुक्ल बनारस घूमने आए हुए थे और भारतेंदु जी के घर के सामने खड़े हो गए थे। तब तक भारतेंदु जी का निधन हो गया था। उनके घर के सामने खड़े होकर बड़े श्रद्धा भाव से उस घर को देख रहे थे, जिसमें हिंदी का ऐसा महान साहित्यकार रहा हो। और उनके फुफेरे भाई होने के नाते राधा कृष्ण दास जी उस घर से निकलते हैं और देखते हैं कि एक युवक खड़ा है और इस घर को बड़े ध्यान से देख रहा है। पास जाके पूछते हैं, भाई क्या देख रहे हो? वो कहता है कि आचार्य शुक्ल बताते हैं कि मैं भारतेंदु जी के आवास को देख के बड़ा अभिभूत हूं। तो राधा कृष्ण दास जी कहते हैं, भाई क्या जानते हैं आप भारतेंदु जी के विषय में, कुछ हमें भी बताइए। हालांकि बेटा तो उनके फुफेरे भाई थे, सब कुछ जानते थे, उनकी जीवनी लिखी थी। लेकिन जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु जी की कविताओं की समीक्षा करना शुरू किया तो राधा कृष्ण दास जी अचंभित रह गए कि कविता का इतना बड़ा पारखी प्रभाव पड़ा उन पर। और बेटा वो सीधे लेकर के नागरी प्रचारणी सभा के ऑफिस गए शुक्ल जी को, और वहां जाकर के उन्होंने उनका परिचय कराया। तो बेटा वो आगे चल करके नागरी प्रचारणी सभा से जब वो जुड़ गए तो नागरी प्रचारणी सभा के ही माध्यम से आचार्य शुक्ल जी का जो संपर्क हुआ वो आगे बढ़ा। आगे चल करके उन्होंने उसके लिए जो भूमिका लिखी, हिंदी साहित्य का इतिहास वही आगे बनी। नागरी प्रचारणी सभा के शब्दकोश के लिए उन्होंने एक भूमिका लिखी थी, वही भूमिका बेटा आगे चल के हिंदी साहित्य का इतिहास, जो हिंदी का मानक ग्रंथ बन गया। आचार्य शुक्ल हिंदी के मानक आलोचक बन गए और उन्हें काशी हिंदू विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित संस्थान से अध्यापन का अवसर मिला। ये सारी चीजें वहीं से शुरुआत हुई। तो एक छोटी सी घटना ने कितना प्रभाव डाला। तो ऐसे राधा कृष्ण दास जी के जीवन के विषय में आचार्य शुक्ल ने विस्तार से इसमें लिखा है। तब आगे चलते हैं, यहां से थोड़ी सी ज्यादा शोधपूर्ण जीवनियां हैं। कलम का सिपाही, विषय मुंशी प्रेमचंद जी हैं, लेखक हैं अमृत राय जी। अमृत राय जी उनके पुत्र थे। कलम का मजदूर, इसका भी इनके भी विषय प्रेमचंद जी ही हैं। लेखक हैं मदन गोपाल जी। मदन गोपाल जी बेटा पीएचडी कर रहे थे, शोध कार्य कर रहे थे, उनका विषय था प्रेमचंद। और प्रेमचंद के विषय में शोध वो इंग्लिश विषय से कर रहे थे। इंग्लिश में भी बेटा प्रेमचंद ने कई कहानियां लिखी हैं। उनकी जो भी कहानियां थी वो लगभग हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू तीनों भाषाओं में प्रकाशित होती थी। इसलिए इन तीनों भाषाओं के साहित्यकार माने जाते हैं प्रेमचंद जी। और उनकी कहानियों पर शोध कर रहे थे। उसी शोध के दौरान उनका जो पहला शीर्षक था वो प्रेमचंद का जीवन परिचय था। लेकिन इतना गहरा शोध किया प्रेमचंद जी के जीवन पर कि उनके पुत्र से भी अच्छी जीवनी लिख डाली मदन गोपाल जी ने, कलम का मजदूर, प्रेमचंद घर में। ये बेटा प्रेमचंद जी की ही जीवनी है और इसकी जो लेखिका है वो शिवरानी देवी है, प्रेमचंद जी की पत्नी है। आगे बेटा निराला की साहित्य साधना। निराला से ही स्पष्ट हो गया कि विषय सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं और इसके लेखक है डॉक्टर रामविलास शर्मा जी। इस जीवनी का बेटा महत्व बहुत ज्यादा साहित्य में है, इस दृष्टि से कि किसी भी साहित्यकार को समझने की जो दृष्टि थी वो यहाँ पर बदल जाती है लोगों के बीच में। किसी भी साहित्यकार को समझने के लिए आवश्यक अभी ये माना जाने लगा कि उसके जीवन को, उसके व्यक्तित्व, उसके चरित्र को समझना आवश्यक है। उसके बिना उस साहित्यकार की कृतियों को समझा नहीं जा सकता है। निराला जी का जो भव्य चरित्र था वह सबके सामने पूरे स्वरूप में आ सका तो निराला की साहित्य साधना की वजह से। आगे बेटा उत्तर योगी श्री अरविंद। वैसे बेटा ये जीवनी अरविंद घोष जी की है। अरविंद घोष जी
क्रांतिकारी भी थे, दार्शनिक भी थे, शिक्षाविद भी थे और साथ साथ साहित्यकार थे। उन्होंने बांग्ला भाषा में सावित्री नाम से उपन्यास लिखा था, इसलिए इन साहित्यकारों की लिस्ट में हमने उनको भी शामिल कर लिया है। और इनकी जीवनी लिखने वाले थे शिव प्रसाद सिंह जी। अगली जीवनी है बेटा महामानव महापंडित राहुल सांकृत्यायन। महामानव महापंडित दोनों विशेषताएं थी, ज्ञान भी बहुत था और मानवता भी बहुत थी। ऐसे राहुल सांकृत्यायन जी की जीवनी उनकी पत्नी कमला सांकृत्यायन जी ने लिखा है। आगे चलते हैं बेटा, उनकी जीवनी, राहुल जी की ही जीवनी समय साम्यवादी शीर्षक से विष्णु चंद्र शर्मा जी ने लिखी है। आगे चलते हैं बेटा, हिंदी की सबसे सुंदर जीवनी आवारा मसीहा, अभिभूत करने वाली जीवनी, ये बांग्ला के प्रसिद्ध उपन्यासकार शरद चंद्र के ऊपर लिखी गई है और इसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर जी। परीक्षाओं में बहुत पूछता है बेटा, याद कर लीजिएगा। रामचंद्र शुक्ल जीवन और कृतित्व, ये नाम से स्पष्ट है रामचंद्र शुक्ल जी की जीवनी है और लेखक हैं चंद्र शेखर शुक्ल, ये बेटा उनके भतीजे हैं। आगे चलते हैं, शिखर से सागर तक, ये अज्ञेय की जीवनी है, राजकमल राय द्वारा लिखित। बाबूजी नागार्जुन जी की जीवनी है जो उनके पुत्र शोभाकांत मिश्र ने लिखी है। इसी क्रम में पंत की जीवनी, सुमित्रा नंदन पंत जी की ये जीवनी है बेटा, नाम से स्पष्ट था, और लेखिका है पंत जी की बहन शांति जोशी। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, स्मृति के झरोखे से भारत भूषण अग्रवाल जी की जीवनी और लेखिका है बिंदु अग्रवाल, ये उनकी पत्नी थी। राजेंद्र यादव, शीर्षक भी वही है, विषय भी वही है और लेखक हैं मदन मोहन ठाकुर। उत्सव पुरुष, ये बेटा नरेश मेहता जी की जीवनी है और लेखिका है महिमा मेहता जी, उनकी पत्नी थी। कमलेश्वर मेरे हमसफर, ये कमलेश्वर जी की जीवनी है, लेखिका है गायत्री कमलेश्वर। और बेटा हिंदी की सुंदर जीवनी परंपरा का जो अब तक का अभी नजदीक का या सबसे जल्दी प्रकाशित होने वाला, अभी शीघ्र प्रकाशित होने वाला जो सबसे नई रचना है वो ब्योमकेश दरवेश, ये बेटा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के जीवन पर लिखी गई है और लेखक है विश्वनाथ त्रिपाठी, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में कभी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के शिष्य हुआ करते थे और इस प्रकार से ये चीजें हम लोगों ने बेटा पढ़ी। अब आगे अगली विधा है आत्मकथा। तो आत्मकथा के विषय में तो हम लोग पढ़ेंगे आगे, बस अभी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि जीवनी और आत्मकथा में क्या अंतर है। तो जीवनी बायोग्राफी है, कोई व्यक्ति किसी की जीवनी लिखता है तो क्या है, उसके जीवन के विषय में लिखता है तो वो जीवनी है। और अगर कोई व्यक्ति अपने विषय में लिखता है, ऑटोबायोग्राफी, अगर कभी अपने जीवन के विषय में कोई व्यक्ति लिखता है तो वो क्या कहलाती है, आत्मकथा। यानी बेटा जब आत्मकथा की जब हम लोग बात करेंगे तो उसमें शीर्षक और लेखक ही होंगे, विषय नहीं होगा, क्योंकि जो लेखक होगा वही कौन होगा, उसका विषय भी होगा, यानी व्यक्ति अपने जीवन के विषय में लिखता है। यही अंतर है आत्मकथा और जीवनी में। शेष आगे हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, आपका दिन मंगलमय।